नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी उत्पादों को चुनकर त्योहारी सीजन को और अधिक सार्थक बनाने का किया आह्वान। महापुरुषों के मूल्यों को बताया भारतीय संस्कृति का आधार और युवाओं की प्रेरणा। कहा, छठ को यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल कराने का है प्रयास। पीएम मोदी सोमवार को दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित प्रदेश भाजपा के नए कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, दिल्ली की मुख्यमंत्री, अन्य वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी रहेंगे मौजूद। गृह मंत्री अमित शाह ने दोहराई 2026 तक नक्सल मुक्त भारत की प्रतिबद्धता। कहा, नॉर्थ ईस्ट में घटा उग्रवाद से हुई मौत का आंकड़ा। जम्मू कश्मीर से 370 को भी समाप्त कर सरकार ने किया अलगाववाद का खात्मा। दिवाली और छठ से पहले बिहार वासियों को 3 अमृत भारत सहित 7 ट्रेनों की सौगात। सोमवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना जंक्शन से ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। तमिलनाडु के करूर भगदड़ मामले में पुलिस ने आयोजकों के खिलाफ दर्ज किया मामला। पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा। मामले में केंद्र ने राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट। एशिया कप के फाइनल की जंग हुई रोमांचकारी। 147 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए शुरुआती झटकों से उबरा भारत। और आइए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने जीएसटी बचत उत्सव का जिक्र करते हुए त्योहारों में स्वदेशी चीजों के उपयोग पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने हैंडलूम और हैंडक्राफ्ट सेक्टर में सफलता की कहानी लिख रहे लोगों का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि अगर इरादा पक्का हो तो सफलता हमसे दूर नहीं जा सकती। देश भर में इस समय त्योहारों की रौनक देखने को मिल रही है। हर तरफ भक्तिमय माहौल छाया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में नवरात्र, विजयदशमी, दिवाली और छठ पर्व का जिक्र किया। पीएम ने छठ महापर्व को यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल होने के प्रयासों का जिक्र करते हुए छठ को ग्लोबल फेस्टिवल बताया। साथियों, मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी है कि भारत सरकार भी छठ पूजा को लेकर एक बड़े प्रयास में जुटी है। भारत सरकार छठ महापर्व को यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट यानी यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल कराने का प्रयास कर रही है। छठ पूजा जब यूनेस्को की सूची में शामिल होगी तो दुनिया के कोने-कोने में लोग इसकी भव्यता और दिव्यता का अनुभव कर पाएंगे। साथियों, कुछ समय पहले भारत सरकार के ऐसे ही प्रयासों से कोलकाता की दुर्गा पूजा भी यूनेस्को की इस लिस्ट का हिस्सा बनी है। हम अपने सांस्कृतिक आयोजनों को ऐसे ही वैश्विक पहचान दिलाएंगे तो दुनिया भी उनके बारे में जानेगी, समझेगी, उनमें शामिल होने के लिए आगे आएगी। पीएम ने इस बार के त्योहारों के लिए खास संदेश दिया। त्योहारों में सिर्फ स्वदेशी चीजों के उपयोग का आग्रह करते हुए कहा कि अगर हम ठान लें तो इस बार त्योहार सिर्फ स्वदेशी चीजों से ही मनाएंगे। इससे हमारे उत्सव की रौनक कई गुना बढ़ जाएगी। वोकल फॉर लोकल को खरीदारी का मंत्र बना दीजिए। ठान लीजिए, हमेशा के लिए जो देश में तैयार हुआ है वही खरीदेंगे। जिसे देश के लोगों ने बनाया है वही घर ले जाएंगे। जिसमें देश के किसी नागरिक की मेहनत है उसी सामान का उपयोग करेंगे। जब हम ऐसा करते हैं तो हम सिर्फ कोई सामान नहीं खरीदते, हम किसी परिवार की उम्मीद घर लाते हैं, किसी कारीगर की मेहनत को सम्मान देते हैं, किसी युवा उद्यमी के सपनों को पंख देते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में काम कर रहे उन लोगों का भी खास तौर पर उल्लेख किया जिन्होंने अपनी मेहनत और समर्पण से सफलता की नई कहानी लिखी। तमिलनाडु के याज नेचुरल्स के अशोक जगदीशन और प्रेम सेल्वाराज का उदाहरण देते हुए पीएम आत्मनिर्भरता और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने की बात कही। वहीं पीएम ने झारखंड के आशीष सत्यव्रत साहू का भी प्रेरक प्रसंग साझा करते हुए बताया कि कैसे जोहार ग्राम ब्रांड के जरिए आदिवासी बुनाई और परिधानों को ग्लोबल रैंप तक पहुंचाया जा रहा है। इस दौरान पीएम ने बिहार की मधुबनी की स्वीटी कुमारी के संकल्प क्रिएशन के सराहनीय प्रयास का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर देशवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के अपने संकल्प को दोहराया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित प्रदेश भाजपा के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। ये कार्यक्रम नवरात्रि उत्सव के साथ हो रहा है। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली भाजपा के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारी और दिल्ली के सांसद, विधायक, पार्षद और हजारों पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। दिल्ली भाजपा के नए कार्यालय का भूमि पूजन 9 जून 2023 को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने किया था। भाजपा की स्थापना के बाद पहला कार्यालय अजमेरी गेट में खुला और कुछ समय रकाबगंज रोड पर रहने के बाद कार्यालय 14 पंडित पंत मार्ग पर रहा। अब लगभग 35 साल के बाद दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर पार्टी के अपने भवन में कार्यालय पहुंच रहा है। भाजपा ने अपने संगठन को मजबूत करते हुए हर राज्य की राजधानी और जिले में पार्टी के निजी कार्यालय के निर्माण का लक्ष्य धीरे धीरे पूरा कर रही है। दिल्ली में भाजपा के सभी 14 संगठनात्मक जिलों के पास अपने निजी संगठन कार्यालय हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। ये शिष्टाचार मुलाकात उपराष्ट्रपति निवास में हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुलाकात की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर साझा करते हुए लिखा कि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी से मुलाकात की और उनके साथ कई विषयों पर गहन चर्चा की। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में रविवार को भारत मंथन 2025 राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह भारत मंथन 2025 के अंतर्गत नक्सल मुक्त भारत मोदी के नेतृत्व में लाल आतंक का अंत के समापन सत्र को संबोधित किया। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैंने पहले ही कहा है कि 31 मार्च 2026 तक देश नक्सल मुक्त हो जाएगा, लेकिन सवाल है कि नक्सलवाद की समस्या का वैचारिक पोषण किसने किया। इसके लीगल और आर्थिक समर्थन को समझना आज जरूरी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने बहुत उचित समय पर इस चर्चा का आयोजन किया है। मैंने ही एक स्टेटमेंट दिया है कि 31 मार्च 2026 तक ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। इस देश में नक्सलवादी समस्या क्यों पनपी, क्यों बढ़ी, क्यों विकसित हुई, इसका वैचारिक पोषण किसने किया, और जब तक भारत का समाज ये नक्सलवाद के विचार का वैचारिक पोषण, लीगल समर्थन और वित्तीय पोषण करने वाले समाज में बैठे हुए लोगों को समझ नहीं लेता है और उन लोगों को हम वापिस नहीं लाते हैं, तब तक नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई समाप्त नहीं हो जाएगी। और महाराष्ट्र के उत्तर मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस से प्रारंभ सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित नमो नेत्र संजीवनी अभियान से हजारों नागरिकों को लाभ मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो साझा करते हुए जानकारी दी, जिसमें निःशुल्क नेत्र जांच, चश्मों का वितरण और मोतियाबिंद ऑपरेशन जैसी सेवाएं जनसेवा की भावना को साकार कर रही हैं। ये अभियान केवल उपचार नहीं बल्कि उत्तर मुंबई के हर नागरिक के स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। बिहार को आधुनिक रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सोमवार को पटना जंक्शन से 7 ट्रेनों की सौगात बिहार को देंगे, जिनमें 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं।
कार्यक्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। मध्यम वर्ग और आम लोगों की लोकप्रिय ट्रेन के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बना लेने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस की 12 सेवाएं अभी देश भर में चल रही हैं, जिनमें 10 ट्रेन बिहार से चलती है। 3 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत हो जाने के बाद इस श्रेणी की रेलगाड़ियां की संख्या बढ़कर 15 हो जाएगी, जिसमें 13 ट्रेनों का परिचालन बिहार से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बिहार वासियों के लिए ये बड़ी सौगात है। इसके अलावा रेल सेवाओं में आम जनता की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा पटना बक्सर, झाझा, दानापुर, पटना इस्लामपुर और शेखपुरा बरबीघा के रास्ते नवादा से पटना के लिए पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। रेल मंत्री और उप मुख्यमंत्री 3 अमृत भारत एक्सप्रेस मुजफ्फरपुर से हैदराबाद के समीप चर्लपल्ली के मध्य, दरभंगा से अजमेर के समीप मदार जंक्शन के मध्य और छपरा से आनंद विहार टर्मिनल के लिए अमृत भारत ट्रेन का शुभारंभ करेंगे। इन ट्रेनों के शुरू होने से राज्य की कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। ये विकसित बिहार से विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो कमेटी का गठन कर दिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने रविवार को 13 सदस्यों की इस सूची का ऐलान किया। इस कमेटी में मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार, सांसद मनन मिश्रा, सांसद भीम सिंह, राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा, विधान परिषद निवेदिका सिंह, देवेश कुमार समेत कई अन्य प्रमुख नेता शामिल हैं। ये समिति आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति और घोषणाओं को अंतिम रूप देगी। तो बीजेपी ने बिहार चुनाव में मैनिफेस्टो कमेटी का गठन कर दिया है और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने 13 सदस्यों की सूची जारी की है, जिसमें तमाम बड़े नेता यहां पर अपनी जिम्मेदारी जो है ये कमेटी चुनाव रणनीति और घोषणाओं को देगी और इसी का ये अंतिम रूप तैयार किया गया है। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, पुणे और नासिक घाट क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी है। मुंबई और उपनगरों में रात भर हुई बारिश से लोगों को सड़कों पर जलभराव और ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। हालांकि रेल सेवाएं सामान्य हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बांधों और नदियों की स्थिति की समीक्षा की है और सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बाढ़ की स्थिति और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। भारी बारिश से ठाणे जिले के कल्याण, भिवंडी, शाहपुर, बदलापुर और अंबरनाथ जैसे इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। इसके अलावा मराठवाड़ा में भी बारिश लगातार जारी है। उत्तर महाराष्ट्र में भी कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फिर से बारिश होने की स्थिति को देखते हुए एनडीआरएफ की 6 टीमें सोलापुर, धाराशिव, बीड और लातूर में तैनात की गई है। पुणे, मुंबई, ठाणे और नागपुर में भी एनडीआरएफ को हाई अलर्ट पर रखा गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्री भी प्रभावित क्षेत्रों की समीक्षा करने में लगे हुए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल ने कहा है कि महाराष्ट्र में बहुत भारी बारिश हो रही है और जलभराव से लोगों के घरों में पानी घुस गया है। उन्होंने कहा कि लोग फंसे हुए हैं और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें उन्हें बाहर निकालने का प्रयास कर रही हैं। इतनी बारिश यहाँ हुई है और अलग अलग जगह से पानी भी इतना आ रहा है कि एक एक जगह पे 10-10 फुट तक जो है पानी बढ़ गया। कई सारे घर उसमें पानी घुस गया है। लोग जो है कई जगह पानी में अटके हुए हैं। तो इंडिया के लोग, पुलिस जो है प्रयास कर रहे हैं जो उनको बाहर निकाले। साथ साथ जो है सरकार की तरफ से जो है हमने गेहूँ 10 किलो चावल, अगर गेहूँ नहीं चाहिए तो उतना चावल ज़्यादा देकर सारे जिलाधिकारियों को हम बोल रहे हैं कि वो इन लोगों को अपने अपने स्तर पर 3 किलो दाल उसके साथ आपको देना है। और केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राजीव वर्मा को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया है। यह आदेश रविवार को गृह मंत्रालय की ओर से जारी किया गया। मौजूदा समय वे चंडीगढ़ प्रशासन के मुख्य सचिव के पद पर तैनात हैं। वे 1 अक्टूबर को दिल्ली में मौजूदा मुख्य सचिव धर्मेंद्र के स्थान पर पदभार संभालेंगे।
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि यदि भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बने रहना है तो उसे उभरती प्रौद्योगिकियों में अपनी ताकत को बढ़ाना होगा। वे CSIR के 84वें स्थापना दिवस पर बोल रहे थे। देश भर में फैली 37 प्रयोगशालाओं के साथ CSIR स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल से लेकर कृषि सामग्री और रक्षा तक विविध क्षेत्रों में काम कर रहा है। इन योगदानों को और व्यापक रूप से प्रदर्शित करने के लिए मोदी सरकार ने एक सप्ताह एक प्रयोगशाला और एक सप्ताह एक थीम जैसी पहल शुरू की है। 10-11 वर्षों में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सभी के सभी विज्ञान इनिशिएटिव्स का विस्तार भी हुआ है, प्राइवेट सेक्टर को और अधिक मात्रा में इंटीग्रेट किया गया है, उसी स्पिरिट को आगे बढ़ाते हुए हमने न केवल 37 के 37 इंस्टीट्यूट्स की शो केसिंग करके लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया, उन लोगों तक जिनके लिए कि काम जिंदगी में वो ईज ऑफ लिविंग की संभावनाएं पैदा कर सकते हैं, बल्कि इनको साइंस के दूसरे विभागों के साथ भी इंटीग्रेट करके साइलो से निकाल करके एक व्यापक स्तर पर इंडस्ट्री रिसर्च एकेडमिया का लिंकेज स्थापित करके भारत की विकास यात्रा और विकास और विकसित भारत के उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है, उसके महत्व को समझते हुए हमने उस तरह से इसको एक नया स्वरूप देने का प्रयास। और दिल्ली के नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट NGMA में रविवार को सैकड़ों स्कूली बच्चों और पेशेवर पेंटरों और कलाकारों ने सेवा पर्व के तहत विकसित भारत बाई 2047 वर्कशॉप में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी स्कीमें इन चित्रों में छाए रहे, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, आत्मनिर्भर भारत या ऑपरेशन सिंदूर। सबने अपने प्यारे प्रधानमंत्री के प्रति प्यार का इजहार किया। नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया में कृषि व प्लांट वेस्ट से निर्मित लेदर से बने उत्पाद भी प्रदर्शित किए गए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित इस तकनीक में प्लांट वेस्ट से बने लेदर से विभिन्न तरह के बैग, जैकेट, फुटवेयर व अन्य उत्पाद बनाए जा रहे हैं, जो पर्यावरण अनुकूल होने के साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेट जीरो के लिए भी काफी फायदेमंद साबित होंगे। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ने। देखिए। वर्ल्ड फूड इंडिया में तरह तरह के नवाचार देखने को मिल रहे हैं और इसी तरीके का एक नवाचार यहाँ पर है जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है। और उसकी रिसर्च से यहाँ पर देखिए, ये जो प्लांट बेस्ड जो है यहाँ पर ये लेदर, हम कह सकते हैं प्लांट बेस्ड लेदर जो है वो उसको यहाँ पर विकसित किया गया है। और इस लेदर की खासियत है कि इसको जो प्लांट से निकलने वाले जो अवशिष्ट हैं, या हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर जो वेस्ट है, अवशिष्ट है, उससे तैयार किया गया है। पूरी तरीके से इसको आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जो लेदर होता है उससे भी ज़्यादा मजबूत ये है और साथ ही ये सस्टेनेबल जो है इसको बनाया गया है, उससे संबंधित है। और देखिए यहाँ पर ये बैग है, जैकेट है और इस तरीके का ये जैकेट है, और जिसको कि छूने में पूरी तरीके से जो है जिस तरीके का लेदर का जैकेट होता है, एनिमल लेदर का जैकेट होता है, वैसा ही फीलिंग इसमें आ रहा है। लेकिन इसको प्लांट बेस्ड जो वेस्ट है उससे तैयार किया गया। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर अमनदीप हैं, उनसे बात करेंगे। अमनदीप, किस तरीके से इसको तैयार किया गया है? और ये देख रहे हैं यहाँ पर जूते और फुटवेयर भी यहाँ पर हैं जो कि प्लांट बेस्ड जो है वेस्ट है उससे बनाया गया है। करेक्ट। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये शुगर केन बैगेस का बना है, ये आपका बनाना का बना है और ये आपकी कैक्टस की बनी हुई है जो शुद्ध कोल्हापुरी। एंड ये सारी प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं ऑल प्लांट बेस्ड। वीगन नहीं कहलाएंगे इसको, क्योंकि वीगन के नाम पे आपको सिंथेटिक और काफ़ी सारे एनवायरमेंटल इश्यूज आपको मिलेंगे। इसमें आपको बिल्कुल भी दीज आर प्रीटी मच बायोडिग्रेडेबल, ऑलमोस्ट क्लोज टू 100% राइट नाउ। वी आर ऑलमोस्ट देयर, वी गॉट अबाउट 95% ऑफ ऑल केमिकल्स फ्री एंड PU PVC फ्री, जस्ट a minimal 5% which will be off in the coming time। आप बताइए, ये तमाम प्रोडक्ट जो बनाए जा रहे हैं और ऐसा हो रहा है कि लगता है कि जो रोज़मर्रा की ज़रूरत के सामान है वो पूरे प्लांट बेस्ड जो फाइबर है उससे बनने लगेंगे और जो वेस्ट है उससे बनने लगेंगे। अच्छा रहेगा, वो बनने लगेगा तो काफ़ी पानी भी बचेगा उसमें, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स बनाने में काफ़ी कम पानी यूज़ होता है एंड पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है। हमारे देख सकते हैं कि न सिर्फ जैकेट, बैग्स, फुटवेयर
हालांकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ टॉयज भी यहाँ पर हैं जो कि प्लांट बेस्ड जो है फाइबर है उससे बन रहा है, वेस्ट से बन रहा है, और ये दिखाता है कि किस तरीके से तकनीक जो है वो लगातार सस्टेनेबल हो रही है, लगातार आगे बढ़ रही है। और कोशिश ये है कि अब जो है जो अवशिष्ट है, जो कि कृषि से निकलने वाला अवशिष्ट है या जो प्लांट बेस्ड जो फाइबर है या अवशिष्ट है, उसके माध्यम से जो है अब तरह तरह की ऐसी चीज़ें बन रही हैं जिनकी कभी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। कैमरामैन विमलेश के साथ अजीत द्विवेदी, DD न्यूज, दिल्ली। और नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी FPO द्वारा विभिन्न उत्पादों का प्रदर्शन किया गया, जिनमें जैविक के साथ ही पर्यावरण अनुकूल और मिलेट्स जैसे उत्पाद भी शामिल रहे। इन उत्पादों को बेहतर पैकेजिंग और ब्रांडिंग के साथ वर्ल्ड फूड इंडिया में प्रदर्शित किया गया। नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया में फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FPO के 35 से ज़्यादा स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं और इन स्टॉल में तमाम उत्पाद जो है वो प्रदर्शित किए गए हैं। तमाम राज्यों के यहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए हैं जिसमें कि जैविक से लेकर अन्य उत्पाद जो है वो प्रदर्शित किए गए हैं और ये उत्पाद न सिर्फ सेहत के लिए बल्कि पर्यावरण के भी अनुकूल है। और इन उत्पादों को जो किसानों का ग्रुप है उसके द्वारा यहाँ पर प्रोड्यूस किया गया है, यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। और ये उत्पाद जो है पूरे जो ये मेला है वर्ल्ड फूड इंडिया उसमें लोगों को काफ़ी भा रहे हैं। PMFMB के थ्रू हमें काफ़ी सहयोग मिला है जिससे हम हमारी यूनिट की कैपेसिटी 4 गुना कर पाए। पहले हमने एक मशीन परचेज की थी, बट जैसे ही हमें पता चला कि ऐसे एक PMFP करके स्कीम है गवर्नमेंट की, तो उससे हमने लोन लिया। बैंक ने बहुत आसानी से लोन दिया और हमने अपनी कैपेसिटी 4 गुना बढ़ाई उससे। तो सत्तू है हमारी, ये मधुबनी की बेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। ये लाइक सत्तू ऐसा है कि हमने 3 फ्लेवर्स में इसको निकाला था, एक जलजीरा हो गया, एक चॉकलेट एंड अनदर वन इज स्वीट। लाइक बच्चों लोग को सत्तू वगैरह पसंद नहीं होता था ऐसे, तो हम लोगों ने उन्हें लिए, उनके लिए चॉकलेट फ्लेवर में निकाला। वो दूध में भी आप लगा के मिला के पी सकते हैं उसको। लाइक जो भी डाइट वगैरह लेते हैं, जिम वगैरह जो भी करते हैं, उनके लिए बेस्ट है ये। और काफ़ी मात्रा में यहाँ पर जो है इन उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। 35 से ज़्यादा स्टॉल्स हैं जो कि हम बात करें तो मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमाम वो राज्य हैं जहाँ पर कि जिनके कि उत्पाद यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। और ये उत्पाद जो है यहाँ पर इसके जो स्टॉल्स हैं, यहाँ पर जो उत्पाद हैं FPO के, वो किसानों को खासे पसंद आ रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग जो है इन उत्पादों को देखने और इन्हें खरीदने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कैमरामैन विमलेश के साथ अजीत द्विवेदी, DD न्यूज, दिल्ली। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना के स्पेयर कोर के अंतर्गत दाओ डिवीजन के सैनिक दाओ वॉरियर्स ऑफ स्पेयर कॉर्प्स के जरिए चलाए जा रहे ऑपरेशन सद्भावना के तहत अंजौ जिले में 5 दिवसीय हुयुलियांग वॉलीबॉल लीग का सफल आयोजन किया गया। इसमें 18 टीमों ने भाग लिया। टूर्नामेंट का रोमांचक फाइनल सुपलियाग और नेनुलियांग टीमों के बीच खेला गया। ये पहल भारतीय सेना और स्थानीय लोगों के बीच विश्वास और सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 126वीं कड़ी में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए। इस दौरान उन्होंने देशवासियों से 2 अक्टूबर को खाद्य उत्पाद खरीदने का आग्रह किया। मन की बात कार्यक्रम को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से हमारे संवाददाता श्रेयस द्विवेदी ने खास बातचीत की। मुख्यमंत्री जी, आज मन की बात कार्यक्रम था, सभी ने सुना, कितना महत्वपूर्ण और कितना प्रेरणादायक था। माननीय मोदी जी का ये अद्भुत प्रयोग है। इतना बड़ा देश, इतनी विविधता वाली संस्कृति और इतनी बड़ी आबादी में हर एक राज्य की विशेषताओं को जोड़ करके हर महीने माननीय मोदी जी ने देश की एकाग्रता को बनाए रखने के लिए ये मन की बात के जो कार्यक्रम चलाए हैं वाकई सराहनीय। और आज भी उन्होंने हमारी बहादुर बहनों ने जिस समय नाव के माध्यम से विश्व का भ्रमण किया उनका उल्लेख किया, भूपेन हजारिका जी का उल्लेख किया, लता मंगेशकर जी, भगत सिंह जी, सबको स्मरण किया। ये बड़ी बात है और हम सब आज यहाँ भोपाल जगदीशपुर से मन की बात सुनने आए। मेरी अपनी ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई। युवाओं के लिए कितना लाभदायक होता है? युवा, महिला, बूढ़ा, जवान, कौन सा वर्ग छोड़ा है? कलाकार, अलग अलग प्रकार की वस्तुएं बेचने वाले, कुल मिलाकर भारत और भारत की विशेषता बताने के लिए बहुत चीज़। और मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा कोलकाता की दुर्गा पूजा का जिक्र किए जाने के बाद पश्चिम बंगाल के आम नागरिकों में बेहद खुशी का माहौल देखा जा रहा है। रायगंज के बीजेपी सांसद कार्तिक पॉल और कुछ महिलाओं ने जीएसटी की दर घटाए जाने को लेकर खुशी जताई है और कहा है कि जीएसटी में कमी आने से त्योहार के इस मौसम में बंगाल की मिठाई की मिठास और बढ़ सी गई है। हमारे सहयोगी राजेश राज ने रायगंज से बीजेपी सांसद कार्तिक पाल और स्थानीय लोगों से खास बातचीत की।
अभी डीडी न्यूज़ दिल्ली की टीम मौजूद है उत्तर दिनाजपुर, जो रायगंज कहलाता है उसका वो मुख्यालय है। और अभी हम रायगंज के लोकसभा सांसद कार्तिक पाल से बात कर रहे हैं, जो अभी मन की बात कार्यक्रम सुनने के बाद अपने जो यहाँ के जनता है उनके साथ हैं। पाल साहब, कैसा लगा जब प्रधानमंत्री जी ने पश्चिम बंगाल का जिक्र किया, कलकत्ता का जिक्र? पहले तो हम सब मिलकर बोलूँगा, बोलो दुर्गा माँ की। प्रधानमंत्री मोदी जी को दुर्गा पूजा का बहुत बहुत शुभकामनाएं, नमस्कार। मन की बात जो है, मन की बात के लिए हमारा इंडिया का जितना टैलेंट है वो टैलेंट को हम लोगों ने सब एक गांव से लेकर शहर तक सब हम जान पाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का मन की बात में पूरे भारत हम टीवी पे देख लेते हैं। यहाँ का जो प्रतिभा है, टैलेंट है, यहाँ का जो शिल्प है, कला है, आर्ट है, सब हम देख लेते हैं। 22 तारीख नवरात्रि से लागू है जीएसटी आम लोग पूरा एंजॉय कर रहा है, क्योंकि जीएसटी में अभी जो त्योहार का माहौल और गर्म हो गया है। उसका साथ एक बात, हमारा जो लक्ष्य है प्रधानमंत्री जी का, विकसित भारत और एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसके लिए आपके तरफ से और दूसरा जो हमारा जितना कार्यकर्ता है या आम पब्लिक है, सबसे मेरा विनती है, मोदी जी का जो मैसेज है एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसको बनाने के लिए हम लोग सब स्वदेशी जो जितना हमारा सामान है देश का सब हम खरीद लेंगे। और जितने सारी दुकानदार है उनको बोलेंगे जो पब्लिक को मोदी जी ने जो छाड़ दिया है जीएसटी पूरे के पूरा मिलना चाहिए। जीएसटी बचत जो चल रहा है और जीएसटी जो कम हुआ है स्लैब का, तो इससे पूरे देशवासी का लाभ उठाएगा, हम लोग भी लाभ उठा पाएंगे। दुर्गा पूजा रायगंज में बहुत बढ़िया होता है। आज 4-5 दिन पहले से पूरा बंगाल पूजा को लेके उत्सव मना रहे। अगले 10 दिन तक बनाएगा। और प्रधानमंत्री का जो वार्ता मिला हुआ है हम लोग को, जीएसटी घटा दिया, वो व्यापारी लोग के लिए बहुत बढ़िया किया हुआ है। यहाँ पर मन की बात कार्यक्रम के बाद यहाँ की जो आम जनता है उसके मन में यूनेस्को को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बहुत ही सम्मान का भाव है। और वो कह रहे हैं कि दुर्गा पूजा के इस मौसम में जीएसटी की दर जो कम कर दी गई है, इससे मिठास जो है उसमें और बढ़ोतरी हुई है। मिष्टी दोई और रसगुल्ला की जो मिठास है वो और बढ़ सी गई है। कैमरामैन शिव सुमन के साथ रायगंज, पश्चिम बंगाल से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। और चंडीगढ़ के सेक्टर 15 में आज लोगों ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना। स्थानीय लोगों ने पीएम मोदी की इन बातों से प्रेरणा लेते हुए कहा कि अब वे स्थानीय उत्पादों को ही खरीदना पसंद करते हैं और ऐसा करना जारी रखेंगे। डीडी न्यूज़ संवाददाता गौरव पटवाल से पीएम की मन की बात कार्यक्रम सुनने वाले लोगों से खास बातचीत की, देखिए। देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के जीएसटी कम करने पर सभी देशवासी बहुत ही खुश हैं, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ी हुई, सभी कह रहे थे महंगाई बढ़ रही है, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एकदम से कम करी है, जीएसटी कम करी है। जैसे कि जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से हमारे देश बुलंदियों को छू रहा है। और ऐसे कि मेन तो एक ये बात है कि अभी जो जीएसटी कम किया, जो छूट मिली है, इसका बहुत बेनिफिट मिला है और उससे ग्राहकी भी बढ़ी है। और अब जैसे कुछ लोग थे कि जो जीएसटी नहीं लेते थे, अब वो जीएसटी वगैरह भी अप्लाई भी कर रहे हैं मार्केट के, और इसका बहुत बेनिफिट होएगा। बहुत अच्छा लगा जी। स्वदेशी जो चीज़ है वही हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। अब जो त्यौहार आ रहे हैं उसमें हम स्वदेशी ही चीज़ लेंगे। इंडिया का प्रोडक्ट ज़्यादा खरीदा जाए। जैसे हम लोग बाहर से जहाँ पर आए हैं, हम फर्स्ट प्रेफरेंस इसको ही देते हैं कि अपनी जो इंडिया की प्रोडक्ट है इसको खरीदें और बाहर भी इसके बारे में अपने विचार दें भी, और लोगों को भी इंस्पायर करें, वो भी यही खरीदें। मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, बाय इंडियन मेड, इससे देश बहुत अच्छा और बहुत आगे निकलेगा। अगर हम दूसरे देशों के ऊपर रिलायंट रहेंगे तो हम आगे कभी नहीं बढ़ सकते। अगर भारत को नंबर 1 पे लेके आना है तो हमें सब कुछ यहीं बनाना पड़ेगा, अपने आप के ऊपर रिलायंट होना पड़ेगा। यही बात उन्होंने कही, यही बात उनकी सबसे अच्छी लगी मुझे। हम बदलाव देख रहे हैं कि हर कोई देख रहा है। कुछ टाइम था जब हर कोई विदेशी चीज़, अपने कपड़े से हर तरह की चीज़ें, जो घर में इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो विदेशी चीज़ों के पीछे जाते थे। लेकिन आज यहाँ पर भी सभी वही चीज़ें बन रही हैं जो बाहर से आती हैं, रादर उनसे अच्छी बन रही हैं। और बिहार के बांका के बारी गांव में बड़ी संख्या में जीविका दीदी प्रधानमंत्री के मन की बात सुनने आई। हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा बिहार के 75 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए उद्योग शुरू करने के लिए डाले गए हैं।
जिससे जीविका दीदी में खुशी का माहौल है। डीडी न्यूज संवाददाता कुमार आलोक ने लाभान्वित महिलाएं और इस योजना से जुड़े जनप्रतिनिधियों से खास बातचीत की। हम यहाँ बांका के एक छोटे से गांव में हैं और यहाँ के लोग प्रधानमंत्री की मन की बात सुन रहे थे और जिस तरीके से उन्होंने जीविका की चर्चा की और जीविका के तहत जिस तरीके से आम महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया ट्रांसफर किए गए हैं क्या ताकि वो अपना रोजगार खड़ा कर सके। प्रधानमंत्री जी जो हमको पैसा दिए हैं वो हम लघु उद्यमी जो है हम सत्तू अचार पापड़ ये सब जो है धीरे धीरे हम अपने स्तर से धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं और इससे हम जो हमको राशि मिला है अभी 10,000 हम इससे और ज़्यादा प्रोसेस में बढ़ाएंगे इसको और मैं इतना ही कहूँगी और प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद करती हूँ। हम सिलाई कढ़ाई करती थी और मैं और अभी भी सिलाई कढ़ाई करूँगी और मैं इससे छोटा सा रोजगार से मैं बड़ा रोजगार के रूप में करती हूँ। मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत मुझे 10,000 रुपया की राशि प्राप्त हुई है जिससे मैं अपने बेरोजगार को अच्छी तरीके से चलाऊंगी। मैं पहले जीविका में जुड़कर एक सिलाई का मशीन लिया हूँ उससे मैं अपना रोजगार कर रही हूँ और ये 10,000 जो मिला है इससे भी हम अपना रोजगार को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। हमारे साथ जिला परिषद की पूर्व उपाध्यक्ष भी है और जीविका जो योजना है सरकार की उसको फलीभूत करने में इनका भी बहुत बड़ा अहम योगदान रहा है। मैम कैसे देखती है जीविका के सरकार का जो कार्यक्रम रहा है और कार्यक्रम जिस तरीके से 10,000 रुपया अकाउंट में डाले गए। दुर्गा पूजा और दीपावली और छठ उनके लिए जो है खुशी का माहौल लेके आया है कि 10,000 रुपया उनके खाते में पहली राशि आई है और रोजगार के लिए उनको 2 लाख रुपया दिया जाएगा। सब महिला आत्मनिर्भर होगी, अपने पैरों पे खड़ी होगी। जो महिला घर में बैठी रहती थी वो महिलाओं के पैर में पंख लग चुका है। बांका से विधायक है रामलाल मंडल जी, जीविका को लेकर के आपने कितना मेहनत किया है और ये इस योजना को हर एक प्रत्येक महिलाओं तक पहुंचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? अभी मैं सवेरे जब निकला हूँ तो सभी जगह भीड़ लगी हुई है, महिलाएं हैं और अपने आके बता रही थी हमको मिला हमको मिला हमको मिला। छोटे छोटे उद्योग लगाइए और ये सब काम करिएगा। स्वयं प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि स्वरोजगार और इसी देश में बनाए हुए सारे सामानों का उपयोग। विधायक बांका रामलाल मंडल जी और तमाम महिलाओं से हमने बात की जो जीविका से जुड़ी हुई है और एक आप कहें कि एक आशा की किरण जगी है कि महिलाएं आत्मनिर्भर हों और फिर आगे जाकर के 2 लाख रुपए उन्हें उनके खाते में डाला जाएगा अगर उनका बिजनेस बहुत अच्छा रहा। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज बांका। और वहीं प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में झारखंड के आशीष सत्यव्रत साहू का जिक्र किया जिन्होंने स्थानीय उत्पादों को ग्लोबल पहचान दिलाई। जोहार ग्राम के जरिए उन्होंने आदिवासी बुनाई कला और परिधानों को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय फलक तक पहुंचाया है। मन की बात में प्रधानमंत्री द्वारा कार्यों को सराहे जाने पर आशीष बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा कि मन की बात में प्रधानमंत्री द्वारा नाम लिया जाना सौभाग्य की बात है जिससे उनका हौसला बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में झारखंड के आशीष सत्यव्रत साहू का जिक्र किया है जो जोहार ग्राम के जरिए स्वदेशी का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभियान है उसको बहुत आगे लेकर जा रहे हैं। किस तरीके से जोहार ग्राम उनकी परिकल्पना है। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करूंगा कि झारखंड के रांची में बैठे हुए एक निफ्ट ग्रेजुएट फैशन डिज़ाइनर को उन्होंने अपने मन की बात में जिक्र किया जो कि मुझे लगता है किसी भी इंडिया के डिज़ाइनर का ये ड्रीम है। मतलब ये किसी बहुत बड़े रिवॉर्ड से कम बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि जब मैं निफ्ट में पढ़ रहा था गांधीनगर में तब मोदी जी वहाँ के मुख्यमंत्री थे। हमारे इनफैक्ट लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन भी और कॉलेज का शिलान्यास भी उनके द्वारा हुआ है और मेरे लिए आज सौभाग्य है कि उन्होंने मन की बात में नाम लिया है हमारे ब्रांड का, जोहार ग्राम का, हमारे काम का, मेरा और हम पूरे टीम का। मतलब ये पूरे मिला जुला एक एफर्ट है पूरे टीम का, हमारे बुनकरों का, क्राफ्ट पर्सन का, आर्टिजन्स का, जितने हमारे टीम में दिन रात मेहनत कर रहे हैं सब लोगों का। और मुझे लगता है इस मन की बात के में जिक्र के बाद हमारा एनर्जी और डबल हो चुका है। मतलब हम उत्साहित हैं कि झारखंड के ट्रेडिशंस हैं, जो कला है, संस्कृति है, उसको एक तरीके से आपने इंटरनेशनल ब्रांड बनाने की कोशिश की है, लोगों तक पहुंचाने का प्रयास। ये आइडिया कहाँ से आया और क्या कुछ इसके पीछे का राज है? तो सबसे पहले तो मेरा जो पढ़ाई गुजरात में हुआ तो वहाँ से मैं खादी से इंस्पायर्ड हो गया था बहुत ज़्यादा। जिस तरह से खादी पे काम हो रहा था और जिस तरह से खादी का एक इतिहास था उससे मैं इंस्पायर्ड हुआ। फिर चूंकि मैं झारखंड से था, यहाँ के ट्राइबल टेक्सटाइल ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया कि मतलब ये अपने देश का, अपने राज्य का, अपने गली मोहल्ला का क्राफ्ट है जिसको हम ग्लोबल लेके जाए
और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी का मूवमेंट दिया, तो आज के डेट में हम तो एक डिजिटल युग में जी रहे हैं। हम सामने से देख रहे थे लोगों का किस तरह से क्रेज़ था, लोग पागल हुए पड़े थे। मतलब इंडिया का कोल्हापुरी चप्पल का जिक्र कहाँ हो रहा है, लोग कहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो मुझे वो चीज़ें हमेशा से इंस्पायर्ड किया था। ये चीज़ें तो अभी हो रही है, बट जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो मुझे वो अपने पोटेंशियल दिख गए थे अपने क्राफ्ट में, अपने इंडिया में। क्या कुछ आपके इनोवेशंस हैं जो आपकी इस फैशन डिजाइनिंग में और कपड़ों पर दिखता है? जी, तो सबसे पहले तो मैं बीइंग अ डिज़ाइनर, बीइंग अ लाइक मतलब एक स्मॉल टाउन बॉय, मैंने कभी भी क्राफ्ट को सिंपैथी से नहीं देखा था कि अगर वो खादी है तो सिर्फ कुर्ता ही बन सकता है या कुछ सिंपल ही बन सकता है, या फिर ट्राइबल टेक्सटाइल है तो बस यही हो सकता है। मैंने बोला अगर हम फैशनेबल या ट्रेंडी सब चीज़ों की बात कर रहे हैं तो वो सब कुछ फैब्रिक से बना है। वो फैब्रिक क्यों नहीं खादी हो सकता है, वो फैब्रिक क्यों नहीं ट्राइबल टेक्सटाइल हो सकता है। और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी का था, खादी फॉर नेशन, खादी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन और खादी फॉर फैशन, मतलब जो एक उन्होंने एक लय में एक कोट दिया और हम लोगों ने उस चीज़ को फील किया। मन की बात में इस तरह की चीज़ों का और उनके काम को एक रिकॉग्निशन और एक जो कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी के मुंह से जब उसका जिक्र होता है तो एक उत्साह और एनर्जी का जो लेवल है वो कुछ और ऊंचाई तक पहुंचता है। और निश्चित तौर पर आशीष इसको और आगे लेकर जाएंगे। स्वदेशी का जो नारा है उसको एक नया आयाम भी मिलेगा। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। और जम्मू कश्मीर के उधमपुर में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जीएसटी दरों में बदलाव के बाद लोगों से उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान जितेंद्र सिंह ने कहा कि हम समाज के जिस भी वर्ग के पास गए सबको खुश देखा। क्योंकि डोडा का समाज बहुआयामी है, इसलिए यहाँ कोई भी वर्ग ऐसा नहीं था जिसकी जीएसटी के बारे में अलग राय हो। समाज का हर वर्ग सर्वसम्मति से इसका स्वागत कर रहा है। किसी भी हम समाज के वर्ग में गए हैं वहाँ खुशी पाई गई। और डोडा में तो चूंकि एक बहुमुखी समाज रहता है, समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं था जिसने जीएसटी को लेकर के कोई अलग तरह का जिनका ओपिनियन हो या अलग तरह का जिनका मत रहा हो। एक स्वर में समाज का हर वर्ग इसका स्वागत कर रहा है। और बरेली में 26 सितंबर जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा की जांच एसआईटी की टीम करेगी। बरेली के डीआईजी अजय साहनी ने एसपी सिटी मानुष पारिक के नेतृत्व में 10 लोगों की टीम का गठन किया। डीआईजी का कहना है कि इस घटना में हथियारों और सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया गया, जिसकी जांच ये कमेटी करेगी। इस पूरे प्रकरण में कल आपको अवगत कराया गया था कि 10 एफआईआर पंजीकृत कराई गई हैं। जो 10 एफआईआर हैं उसमें वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर गुणवत्तापूर्वक विवेचना कराए जाने के लिए और इसके समयबद्ध निस्तारण के लिए एसपी सिटी के नेतृत्व में और एक अन्य राजपत्रित अधिकारी को शामिल करते हुए 10 विवेचकों की एक एसआईटी बनाई गई है। इसका मूल उद्देश्य यह है कि इसमें सोशल मीडिया के भी बहुत सारी चीज़ों का दुरुपयोग किया गया है, चाहे वो फेसबुक हो या इंस्टा हो या फिर व्हाट्सएप ऐप हो, जिनके माध्यम से कई चीज़ें सर्कुलेट की गई हैं। इसके साथ साथ कई खोखे वगैरह मौके पर मिले हैं जिनका एफएसएल से मिलान करा के एक वैज्ञानिक साक्ष्यों पर विवेचना कराया जाना जरूरी है। और वहीं बरेली हिंसा के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा समेत कुल 8 आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 15 अन्य आरोपियों को भी जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने अब तक 10 एफआईआर दर्ज की है और 2000 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया गया है। मौलाना तौकीर के करीबियों पर भी बरेली विकास प्राधिकरण का एक्शन शुरू हो गया है। जिस होटल में मौलाना तौकीर रजा ने शुक्रवार को शरण ली थी, उस होटल की रविवार को उसे सील कर दिया गया। फ्लोरा गार्डन, फहम गार्डन और होटल क्लार्क सिटी को सील कर दिया गया है। 26 सितंबर को जुम्मे की नमाज के बाद में उपद्रव हुआ था, उसमें आज टोटल 15 ऐसे उपद्रवियों को जेल भेजा जा रहा है। इसमें 13 थाना कोतवाली से जेल जा रहे हैं और 2 इसमें बरादरी से जेल जा रहे हैं। हमारे पास में इनकी फुटेजेस हैं और इनसे जो बरामदगी हुई है वो इस प्रकार है। उनके पास से भारी मात्रा में जो ईंट पत्थर है, तमंचा है, खोखा कारतूस है, ये सब बरामद हुआ है। और लेह में बुधवार को हुई हिंसा के बाद अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। फिलहाल किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है। हालांकि सुरक्षा को देखते हुए रविवार को भी शहर में कर्फ्यू लागू रहा। शनिवार को कर्फ्यू में कुछ घंटों की ढील दी गई थी ताकि लोग ज़रूरत का सामान खरीद सकें। रविवार को प्रशासनिक बैठक में आगे की रणनीति पर लिए गए फैसले में लेह में कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी गई। सभी मार्केट और दुकानें बंद रहीं। वहीं मेडिकल हॉस्पिटल खुले रहे और व्यक्तिगत वाहनों से लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में किसी तरह की पाबंदी नहीं थी।
मोबाइल फ़ोन चल रहे लेकिन मोबाइल इंटरनेट पूरी तरह से अभी भी वहां पर बंद है और इस बीच लेह के सभी स्कूल सोमवार तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। उधर हिंसा को लेकर पुलिस की जांच तेज हो गई है। घटना से जुड़े कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। और करूर में हुए भीषण स्टैम्पेड हादसे के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और विपक्ष के नेता ई. पलानीस्वामी ने घटनास्थल का दौरा किया। उनके साथ लगभग आधा दर्जन डीएमके मंत्रियों और कई वरिष्ठ एआईएडीएमके नेताओं की मौजूदगी रही। हालांकि घटनास्थल पर टीवीके के वरिष्ठ नेताओं की अनुपस्थिति ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी प्रमुख विजय को तत्काल मौके पर न जाने की सलाह दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद अन्य शीर्ष नेताओं की गैर हाजिरी को लेकर चर्चाएं तेज है। वहीं करूर भगदड़ की विस्तृत जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय की न्यायाधीश अरुणा जगदीशन भगदड़ स्थल पर पहुंचकर घटनास्थल का उन्होंने दौरा किया। तमिलनाडु के करूर में राजनीतिक रैली में हुई भगदड़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। 51 से अधिक लोग राज्य के विभिन्न अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। इस बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन कल रात घटनास्थल पर पहुंचे और वहां के मंत्रियों व वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने पीड़ित परिवारों को सांत्वना भी दी। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए पूर्व न्यायमूर्ति अरुणा जगदीशन के नेतृत्व में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया। इस बीच केंद्र ने राज्य सरकार से घटना की रिपोर्ट मांगी है। पुलिस ने राजनीतिक रैली के कुछ आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं तमिलगा वेत्री कजगम पार्टी के नेता और एक्टर विजय ने इस घटना में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। यौन शोषण के आरोपों में घिरे बाबा चैतन्यानंद सरस्वती को पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। यौन शोषण के गंभीर आरोपों में घिरे बाबा स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती को पटियाला हाउस कोर्ट ने पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया है। अदालत ने बाबा चैतन्यानंद सरस्वती को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजने का फैसला सुनाया है। दिल्ली पुलिस ने अदालत से इस कस्टडी की मांग की थी ताकि आरोपी से मामले की गहन पूछताछ की जा सके। इससे पहले बाबा चैतन्यानंद पर यौन शोषण के कई गंभीर आरोप सामने आए थे, जिनमें उनके आश्रम में आश्रित व्यक्तियों के साथ कथित दुर्व्यवहार शामिल है। अदालत का यह आदेश जांच को तेज करने और आरोपी की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अहम कदम माना जा रहा है। वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में एमएसएमई मंत्रालय द्वारा आयोजित सेवा पर्व 2025 की धूम रही। इस वर्ष ये पर्व विरासत से विकास की थीम पर मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य परंपरागत कारीगरी, उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देकर देश की आर्थिक प्रगति में योगदान करना है। इस अवसर पर एमएसएमई सेवा पर्व 2025 का औपचारिक शुभारंभ केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने किया। केंद्रीय मंत्री ने कई ऑटिज्म को सब्सिडी का चेक प्रदान किया और कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न उत्पादों की प्रदर्शनी सह बिक्री का भी आयोजन किया गया, जो 28 सितंबर से 30 सितंबर तक चलेगा। इस अवसर पर केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने डीडी न्यूज से विशेष बातचीत की। उन्होंने कहा कि सेवा पर्व जैसे आयोजन न केवल उद्यमियों और शिल्पकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, बल्कि वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी मजबूती प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को तकनीकी सहयोग, वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण देकर रोजगार सृजन व ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर से आए उद्यमियों, शिल्पकारों और स्वयंसेवी संगठनों ने भाग लिया और अपने अपने उत्पादों और नवाचारों का प्रदर्शन किया। काशी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में जीतन राम मांझी जी हैं। जापान और भारत की मित्रता का प्रतीक है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। इसमें ही सेवा पर्व का आयोजन क्यों? हमारा जो एमएसएमई विभाग है वो भारत के हर कोने में अपना इस प्रकार का आयोजन कर रहा है और उसका मकसद यही है कि एमएसएमई के संबंध में बहुत प्रचारित बात नहीं हुई है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये मानना है और उसको मैं भी समझता हूँ कि यदि जो हमारे समाज के सबसे नीचे तबके के लोग हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, उनका अगर उत्थान करना है
तो एमएसएमई से बढ़कर के कोई ऐसा संस्थान नहीं है जो ऐसा कर सकता है। आप जोड़िए इसी से कि खेती के बाद हमारा जो एमएसएमई है वो भारत के अर्थव्यवस्था में सेकंड सबसे लार्जेस्ट संस्था है जो योगदान देता है। प्रधानमंत्री जी जो योजना चलाई है वो 17 सितंबर 2023 से वो है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। तो विश्वकर्मा का मतलब है कि सृजनहार होते हैं। और आज तक आपके सामने जो मैं बोल रहा हूँ, लगभग राजनीति में 50 साल का मेरा अनुभव है। आज तक उन तबकों को किसी ने नहीं देखने का काम किया जो आज हाशिए पर रहे हैं, उनको कोई नहीं देखा है और समाज में उनका बहुत बड़ा महत्व है। उनको प्रधानमंत्री ने समझा है। जो ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में जो सबसे हाशिए पर जो लोग हैं, जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमारे अर्थव्यवस्था को, उसके विकास में हमारा एमएसएमई लगा हुआ है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। और आज हम लोग इसलिए यहाँ पर आए हैं कि प्रधानमंत्री जी का ये कंस्टिट्यूंसी है, यहाँ से भी हम लोग एक ऐसा संदेश लोगों को कि ताकि हम आगे बढ़ सकें। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कितने लोगों को लाभ पहुंच रहा है ये तो मंत्री जी बता ही रहे हैं, लेकिन यहाँ से जो कि पीएम का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ से भी संदेश देने की कोशिश रहेगी। कैमरा पर्सन मनीष सिंह के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़ वाराणसी। और केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पेरिस स्थित विश्व प्रसिद्ध लूव्र संग्रहालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने संग्रहालय की डिजाइन, क्यूरेशन और विकास की प्रक्रियाओं को नजदीक से देखा और विशेषज्ञों के साथ सार्थक चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत की सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक मानकों पर संरक्षित और प्रस्तुत करने के लिए ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सीखना उपयोगी है। उनका मानना है कि संग्रहालय प्रबंधन और आधुनिक तकनीकों के प्रयोग से भारत की सांस्कृतिक संस्थाओं को और सशक्त बनाया जा सकता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के उस भाषण के बाद जिसमें उन्होंने बिना नाम लिए एक पड़ोसी देश को आतंकवाद का गढ़ बताया था, पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल किया। पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने भारत पर झूठे और दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाने का आरोप लगाया और कहा कि नई दिल्ली उसकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है। चोर की दाढ़ी में तिनका बताते हुए भारत ने तुरंत जवाब दिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के सेकेंड सेक्रेटरी रेंटाला श्रीनिवास ने कहा कि यह बेहद चौंकाने वाला है कि जिस देश का नाम नहीं लिया गया उसने प्रतिक्रिया दी और इस तरह अपने लंबे समय से चले आ रहे सीमा पार आतंकवाद की परंपरा को मानो स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ख्याति स्वयं उसके बारे में बोलती है क्योंकि उसके निशान दुनिया भर के आतंकी घटनाओं में मिलते हैं। भारत ने पाकिस्तान पर बेतुके नाटक करने का आरोप लगाया और उसकी अगली टिप्पणी के दौरान हॉल से वॉकआउट कर दिया। भारतीय संगीत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ और उन्होंने लगभग 70 वर्षों तक संगीत की दुनिया में अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा। लता जी ने हिंदी और 36 से अधिक भाषाओं में 1000 से ज़्यादा गीत गाए। उन्हें भारत रत्न, पद्म विभूषण और कई फिल्मफेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। कुछ आवाजें कालातीत होती हैं, समय की सीमाओं से परे, और उनमें सबसे महान आवाज है भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की। लता दीदी की आवाज में सिर्फ संगीत नहीं था, बल्कि भारत की आत्मा बसती थी। मात्र 13 वर्ष की आयु में मराठी फिल्म किती हसाल से शुरुआत करने वाली लता जी ने 6 दशकों तक 25,000 से अधिक गीत गाए। उनके हर गीत में भावनाओं की गहराई, प्रेम की मिठास और देशभक्ति की ऊर्जा झलकती थी। भारत सरकार ने उनके इस अद्वितीय योगदान को सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा। 1969 में पद्म भूषण, 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 1999 में पद्म विभूषण और वर्ष 2001 में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लता दीदी की विरासत को राष्ट्रीय धरोहर बताया। उनका अमर गीत ऐ मेरे वतन के लोगों आज भी हर भारतीय के दिल में बसता है। लता जी की स्मृतियों को चिरस्थायी बनाने के लिए अयोध्या
प्रभु श्री राम की नगरी में प्रधानमंत्री मोदी ने लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया ताकि देश विदेश से आने वाला हर व्यक्ति उन्हें याद कर सके। आज लता दीदी हमारे बीच भौतिक रूप से नहीं है, लेकिन उनकी आवाज, उनका संगीत और उनका योगदान हमेशा हमारी धड़कनों और राष्ट्र की आत्मा में जीवित रहेगा। उद्यमी से लेकर उपभोक्ता तक खुश हैं। व्यापारी वर्ग इसे उत्सव की तरह मनाने और उपभोक्ता घर खर्च में राहत मिलने की बात कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के उद्यमियों का मानना है कि ये कदम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग को भी बढ़ावा देगा। ईटानगर के उद्यमियों का कहना है कि जीएसटी 2.0 से स्वदेशी अभियान को नई गति मिलेगी और वोकल फॉर लोकल का संदेश मजबूत होगा। देखिए ईटानगर से हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। मोदी सरकार के जीएसटी सुधारों का असर देश भर में दिखने लगा है। जीएसटी की कम दरों और त्योहारी सीजन को लेकर अरुणाचल प्रदेश में उत्साह का माहौल है। जीएसटी बचत उत्सव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी ईटानगर में स्थानीय उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों से मुलाकात की थी। उस दौरान प्रधानमंत्री ने व्यापारियों से जीएसटी सुधारों और स्थानीय उत्पादों के वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया था। रेस्टोरेंट व्यवसाय से जुड़ी युवा उद्यमी शेरब सांगमू खुद को सौभाग्यशाली मानती हैं, जिन्हें नए जीएसटी सुधार संवाद के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का मौका मिला। शेरब सांगमू का कहना है कि आज मोदी सरकार की नीतियों की वजह से वो रेस्टोरेंट के व्यवसाय को आसानी से कर पा रही हैं। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के साथ में हमारा जो इंटरेक्शन हुआ वो बहुत ही रेस्पेक्टफुल के बात है। हम सब बहुत खुश है अरुणाचल वासी कि जीएसटी 2.0 हमारा यहाँ से इनॉग्रेशन हुआ। युवा उद्यमी शेरब के मुताबिक पहले टैक्स प्रक्रिया जटिल होने के कारण बिलिंग और ऑर्डर प्रबंधन में समय और लागत अधिक लगती थी, लेकिन आज जीएसटी सुधार के बाद ऑर्डर और बिलिंग प्रक्रिया तेज और पारदर्शी हो गई है। इससे ग्राहकों की संख्या लगातार बढ़ रही है और दैनिक कारोबार में भी सुधार हुआ है। अब एक ही जीएसटी स्लैब में हो गया है 5%, जो हमारा बहुत लाभदायक होगा और उसकी वजह से हमारा कस्टमर्स का भी आपका फुटफॉलिंग ज्यादा होगा। शेरब सांगमू की ही तरह तेंजिन मेत्तो, एचपी ओको, यानकी खमपा, तातुंग तमा और अम्मा बाबगी भी ईटानगर की उन उद्यमियों में से हैं जो जीएसटी में हुए सुधार से बेहद खुश और उत्साहित हैं। इन लोगों का मानना है कि जीएसटी 2.0 रिफॉर्म के बाद उनके कारोबार में कई तरह के सकारात्मक बदलाव आए हैं। हमारे लिए तो और आसान कर दिया गया है। फॉर इंस्टेंस जो हमारे कस्टमाइज ब्रांडेड वीविंग जो हम करते हैं, जो हम स्पेशली डिजाइनर्स, तो हमारे लिए काफी रिलीफ हो गया है। सो दिस इज अ ह्यूज रिलीफ टू लॉट ऑफ अस। बहरहाल जीएसटी सुधार ने पूरे देश में बचत उत्सव का उपहार दिया है, जिसके बाद पूरे देश सहित ईटानगर के व्यापारी, उपभोक्ता और उद्यमी एक स्वर में कह रहे हैं, घटी जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। जीएसटी 2.0 के इस रिफॉर्म के बाद ईटानगर सहित देश भर के व्यापारी और आम उपभोक्ता इससे खासे उत्साहित हैं और वो सभी मोदी सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर से मेरे कैमरा सहयोगी सुनील कुमार के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 126वें संस्करण को संबोधित किया। भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि बहुत ही सुंदर ढंग से हमारे प्रधानमंत्री पूरे देशवासियों को जोड़ते हैं और हर तबके के लोगों से जुड़कर उनकी प्रतिभा को उभार कर सामने लाते हैं। हेमा मालिनी प्रधानमंत्री मोदी के स्वदेशी अपनाने की बात पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि ये बहुत जरूरी है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।